मैंने अपने चचेरे भाई विक्टर के सुअर फार्म को संभालने में 2 साल बिताए। अपनी मेहनत और हुनर के दम पर मैंने इसे 22 सुअरियों से 200 सुअरों तक पहुंचाया। सिर्फ इस साल हमने 20 लाख का मुनाफा कमाया, लेकिन साल के अंत में विक्टर ने मेरे हाथ में आतुर हजार थमा दिए और कहा कि काम खत्म। बोला, सुअर चराना कौन सा बड़ा काम है, इसे तो कोई भी कुत्ता कर ले। मैं फोन पर आए उस मैसेज को घूरता रहा। मेरी उंगलियां सख्त हो गईं। मैंने शोर नहीं मचाया। 2 साल पहले विक्टर का फार्म बर्बादी की कगार पर था। उसकी 22 सुअरियां एक भयंकर सांस और प्रजनन संबंधी बीमारी की चपेट में आ गई थीं। कुछ मर चुकी थीं, बाकी मर रही थीं। सब कुछ खत्म होने वाला था। इकलौता रास्ता था कि तुरंत सबको बाहर निकाल दिया जाए। नुकसान उठाओ और फार्म खाली करो, वरना पूरा फार्म डूब जाता। तभी विक्टर शराब और सिगरेट लेकर मेरे दरवाजे पर आया और घुटनों पर बैठ गया। उसने मुझसे भीख मांगी कि मैं वापस आकर उसे बचा लूं। पागलपन था। उसने कहा, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें 30% हिस्सेदारी दूंगा। जब फार्म बढ़ेगा तो मैं कभी कम नहीं दूंगा। मैंने उसकी बात मान ली। मैंने शहर की नौकरी छोड़ी और उस भूले बिसरे पहाड़ी गांव लौट आया। 700 से ज्यादा दिनों तक मैं सुअर के बाड़े के बगल में एक 10 वर्ग मीटर की लकड़ी की झोपड़ी में रहा, बिल्कुल सुअरों के बाड़े के पास। जब सुअरियों को बच्चा जनने में दिक्कत होती तो मैं पूरी रात जागकर उनकी मदद करता। जब स्वाइन फीवर आया तो मैंने 7 दिन तक पूरे स्टाफ के साथ मिलकर सफाई की। मैंने उस फार्म को मौत के मुंह से बाहर निकाला। फिर मैंने अपना प्रोबायोटिक फीड फॉर्मूला बनाया और चारे का अनुपात 3.2 से घटाकर 2.5 कर दिया। इससे हर सुअर पर $200 का अतिरिक्त मुनाफा होने लगा। वेस्ट से बने बायोगैस प्लांट ने न सिर्फ प्रदूषण की समस्या हल की, बल्कि बिजली का बिल भी कम कर दिया। 2 साल में वो डूबता हुआ फार्म पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। इस साल हमने 20 लाख का मुनाफा कमाया, लेकिन जब हिस्सा बांटने की बारी आई तो मेरी 30% हिस्सेदारी का जादू अतो-हज़ार में बदल गया। मैंने पूछा, 2 साल पहले जो वादा किया था उसका क्या? वो बोला, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तुमने सच में मान लिया? तुम तो कंगाल हो। अगर मैं तुम्हें काम न देता तो खाने के भी लाले पड़ जाते, और तुम मुझसे हिस्सेदारी की बात करते हो। पैसे लो और दफा हो जाओ। अगली बार यहां मत दिखना। मार्क्स बहुत सीधा है। 2 साल दिन रात मेहनत की और सिर्फ 8,000 मिले। बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब विक्टर गांव का सबसे अमीर आदमी है। कोई उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। वैसे भी मार्क्स के पास पहले कुछ नहीं था। जमीन विक्टर की थी। मार्क्स तो बस नौकर था, जो मिला चुपचाप ले लो। किसी ने मेरे लिए एक शब्द नहीं कहा। यहां तक कि मेयर रॉय भी हाथ पीछे बांधे खड़े रहे और चुप रहे। मेरे माता पिता गुस्से से कांप रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे विक्टर पर टूट पड़ना चाहते थे। मैंने उन्हें पीछे खींच लिया। मैंने विक्टर के उस घमंडी चेहरे को देखा। मेरे दिमाग में एक योजना बन चुकी थी। मैंने कहा, ठीक है, 8,000 ही सही, मुझे मंजूर है। विक्टर की आंखें फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। समझदार लड़का। पैसे लो और शहर में जाकर कोई नौकरी ढूंढ लो। इस गांव के चक्कर छोड़ दो। तुम जैसे कंगालों के बस की बात नहीं है सुअर पालना। मैंने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैंने बस इतना ही कहा, विक्टर, याद रखना, आज के ये 8,000 रुपए 6 महीने में तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा। मैं अपने माता पिता के साथ वहां से निकल गया। विक्टर और डायना की हंसी हमारे पीछे गूंज रही थी, जोरदार और बेशर्म। हम चल रहे थे तो पिता ने एक ठंडी आह भरी, पागल है तू, तूने सब छोड़ दिया क्या? वो 2 साल बर्बाद हो गए? मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। रोशनी से जगमगाते फार्म को देखकर मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। पापा, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। वो जितना मेरा कर्जदार है मैं ब्याज समेत वापस लूंगा। उसे लगता है ये 8,000 मुझे शहर की नौकरी पर धकेल देंगे। उसे नहीं पता कि ये उसके ताबूत में आखिरी कील बनने वाले हैं। घर पहुंचकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने वो नोटबुक खोली जिसमें 2 साल का सारा डेटा था। हर बैच का सर्वाइवल रेट, फीड रेशियो, बीमारी पर काबू पाने के तरीके, फर्मेंटेड फीड फॉर्मूला और वो इको फार्मिंग प्लान जो मैं कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया। विक्टर सिर्फ मुनाफे का भूखा था। उसने फार्म इकोसिस्टम में निवेश करने से मना कर दिया। वही भविष्य है इस उद्योग का। मैंने नक्शा निकाला। मेरी नजर गांव के पश्चिमी छोर पर बने उस पुराने बाढ़ वाले बेसिन पर जाकर टिक गई। वो जगह करीब 30 एकड़ में फैली है। वो एक गड्ढे में है। बारिश होते ही वहां तालाब बन जाता है, पानी काला पड़ जाता है और उसमें काई जम जाती है। वहां कुछ नहीं उगता, यहां तक कि घास भी नहीं। गांव वाले उसे कीचड़ का गड्ढा कहते हैं। मुफ्त में भी कोई उसे नहीं लेता। 5 साल से वो खाली पड़ा है। बाकी सबके लिए वो बेकार दलदल है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे इको फार्म की सबसे मजबूत नींव है। बेसिन को बायोगैस प्लांट और ऑक्सीडेशन तालाब में बदला जा सकता है। सुअर पालन की सबसे बड़ी समस्या का यही सही समाधान है। बगल वाली खुली जमीन फार्म के लिए एकदम सही है। किनारों पर राई घास और अल्फाल्फा उगाया जा सकता है। सुअरों के वेस्ट को खाद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और उगी हुई घास वापस सुअरों को खिला सकते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम चक्र। और ये जमीन गांव से दूर है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां सुरक्षा के इंतजाम शहर से 10 गुना बेहतर हो सकते हैं।
अगली सुबह मैंने अपनी जेब में वो अत्तोहार रखे और सीधे गांव के दफ्तर पहुंच गया। मेयर रॉय मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरा दिमाग फिर गया हो। बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्टर के साथ जो हुआ उसके बारे में। मैं कुछ नहीं कर सकता, वो गांव का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, मेरे हाथ बंधे हैं। मेयर रॉय, मैं उस बारे में नहीं आया। मैं गांव के पश्चिमी हिस्से वाले उस कीचड़ के गड्ढे को लीज पर लेना चाहता हूँ, 5 साल के लिए। किराया कितना है? क्या उस दलदल को लीज पर लेना है? क्या विक्टर ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया है? वहां कुछ नहीं उगता, लोग मुफ्त में लेने को तैयार नहीं है। मैंने कहा, मैं सुअर का फार्म बना रहा हूं, वहां हर बार बारिश में बाढ़ आती है, तुम नींव तक नहीं रख पाओगे, बाड़ा तो दूर की बात है, और तुम्हारे पास सिर्फ अट्ठोहास हैं। जमीन, ढांचा, सुअर कुछ भी मुफ्त नहीं है। मेरी बात मान लो बेटे, अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद मत करो। मेयर रॉय, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, बस किराया बताओ। रॉय ने देखा कि मैं टस से मस नहीं हो रहा तो आह भरकर बोले, वो जमीन वैसे भी सड़ रही है, अगर वाकई चाहिए तो साल का 1000 दे दो, बस नाम के लिए। लेकिन पहले ही सुन लो, अगर नुकसान हुआ तो गांव की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, एक पैसा भी नहीं। 5 साल। मैंने वहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अपना अंगूठा लगाया और 5 साल का किराया 5 रुपए एडवांस में दे दिए। 5000 बचे। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब मैं दलदल का सर्वे करने गया तो भीड़ जमा हो गई थी, सब मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। ये तो पागल हो गया है, पूरी तरह पागल, अपनी सारी जमा पूंजी दलदल में डाल रहा है और कहता है सुअर पालेगा। विक्टर सही कह रहा था, इसके दिमाग में भूसा भरा है, तभी तो ये सिर्फ जानवर चराने के लायक है। जंगली कुत्ते भी वहां नहीं जाते और इसे सुअर पालने हैं। देखना, साल खत्म होते होते ये सड़क पर आ जाएगा। विक्टर और डायना भीड़ को चीरते हुए आए। विक्टर ने अपनी ऑडी की खिड़की उतारी, वो इतनी जोर से हंस रहा था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। पागल, अगर वो 8000 तुम्हें काट रहे हैं तो मैं तुम्हें ऐश करा दूं, दलदल में क्यों फेंक रहे हो? अगर सुअर पालने का इतना ही शौक है तो मेरे यहां काम कर लो, 3000 महीना, खाना पीना मेरा। डायना हंसने लगी। विक्टर ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया था, उसे अब बॉस बनना था। देखते हैं दलदल में क्या सोना उगता है। मैंने किसी की परवाह नहीं की, मैंने अपने वाटरप्रूफ कपड़े पहने और ठंडे कीचड़ में उतर गया। मैंने गहराई नापी और जमीन का नक्शा बनाया। मेरी नोटबुक में हर डेटा दर्ज था। दलदल का कीचड़ काला और बदबूदार था, ठंड मेरे कपड़ों के अंदर तक आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ जल रहा था। विक्टर, तुम्हें लगता है फार्म छीन लिया तो सब कुछ छीन लिया? तुम गलत हो। जो मायने रखता है वो बाड़े नहीं थे, वो मेरे दिमाग की जानकारी थी, मेरा 2 साल का अनुभव। आज तुम जितने अभिमानी हो, 6 महीने बाद उतने ही गिड़गिड़ाओगे। मैं कीचड़ में पसीना बहा ही रहा था कि तभी एक सफेद पिकअप ट्रक मेरे पास आकर रुका। फील्ड जैकेट और पॉनीटेल वाली एक युवती बाहर निकली। नमस्ते, मैं सेरेना हूं, काउंटी पशु चिकित्सा कार्यालय से। मैं बीमारी से बचाव के लिए अभी इस टाउनशिप में ट्रांसफर होकर आई हूं। आज मैं सर्वे पर निकली हूं। सुना है कोई यहां दलदल में इको फार्म बनाना चाहता है, तो मैंने सोचा देख लूं। मैंने सिर ऊपर किया। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये अजनबी महिला मेरी वापसी की सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन जाएगी। सेरेना तालाब के किनारे बैठी, उसने थोड़ा कीचड़ उठाया और सूंघा। फिर उसने मेरे हाथ का नक्शा देखा, उसकी आंखें फैल गईं। ये लेआउट, ये तो पूरा इंटीग्रेटेड इको फार्मिंग मॉडल है। ड्रेनेज चैनल्स, बायोगैस डाइजेस्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, चारे की फसल के जोन, सब कुछ कितनी सफाई से मार्क किया गया है। तुमने सुरक्षा का बफर भी दिया है। क्या तुमने इसकी पढ़ाई की है? कॉलेज में एनिमल साइंस। मैंने उसके बाद एक बड़ी पशुधन कंपनी में 2 साल बिताए हैं। मैंने मुस्कुराकर उसे अपनी नोटबुक दे दी। ये मेरा फर्मेंटेड फीड फॉर्मूला और बीमारी नियंत्रण प्लान है। सेरेना एक एक पन्ना पलटती गई, उसका आश्चर्य बढ़ता ही गया। फिर उसने अपना सिर झटके से ऊपर उठाया। ये प्लान हमारे दफ्तर के किसी भी प्लान से ज्यादा प्रोफेशनल है, खासकर ये प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फीड फॉर्मूला। चारे का अनुपात 2:5 तक लाना छोटे किसान तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। उसकी बातों से मेरे अंदर एक गर्माहट दौड़ गई। 2 साल तक विक्टर ने कभी नहीं सोचा कि मेरी जानकारी की कीमत क्या है। ये पहली बार है जब किसी ने मेरे काम की गहराई देखी है। मैं ये मॉडल पुराने फार्म पर चलाना चाहता था, पर मालिक को सिर्फ मुनाफे की पड़ी थी, निवेश की नहीं। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ उसे विक्टर वाली बात बताई। सेरेना की भौहें तन गईं। ये तो अत्याचार है, ये तो सीधे सीधे तुम्हारे काम की चोरी है। लेकिन सच कहूं तो अच्छा हुआ, अपना काम शुरू करना ही इस मॉडल की पूरी क्षमता को इस्तेमाल करने का इकलौता तरीका है। उसने झुककर पेन से मेरे नक्शे में निशान लगाने शुरू किए। बोली, तुम्हें पूरी जमीन को समतल करने की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक ढलान का इस्तेमाल करो। 3 मुख्य नाले खोदकर उन्हें दक्षिणी तालाब से जोड़ दो। नालों में बजरी डालो ताकि गाद न जमे। सबसे ऊंचे बिंदु पर पानी का रिजर्वेयर बनाओ, सूखे में सिंचाई और बाढ़ के समय पानी निकासी के लिए। सुअर का बाड़ा उत्तर की सबसे ऊंची जमीन पर होना चाहिए, दक्षिण की ओर चेहरा, ताकि रोशनी और हवा अच्छी आए। मैंने हिसाब लगा लिया है, अगर ये जमीन सही से तैयार हो जाए तो तुम यहां 2 बड़े बाड़े, ओ सुअरियां और हर साल 500 सुअर आसानी से पाल सकते हो। मैंने नया नक्शा देखा।
सब कुछ मेरी समझ में आ गया। मैं सिर्फ गड्ढे को भरने की सोच रहा था, मुझे ढलान का इस्तेमाल करने का ख्याल ही नहीं आया। अकेले इसी चीज से मिट्टी के काम का बहुत सारा खर्चा बच जाता है। सेरेना, शुक्रिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे उस नाम से मत बुलाओ, बस सेरेना कहो। वो मुस्कुराती हैं। उसके गालों पर 2 छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। मैं प्रांतीय कृषि अकादमी से ग्रेजुएशन करके वापस आया था। मैं स्थानीय किसानों तक आधुनिक विज्ञान पहुंचाना चाहता था। तुम पहले छोटे किसान हो जो इको फार्मिंग को समझते हो और जिसके पास पूरा प्लान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी टेक्निकल एडवाइजर बन सकती हूँ, मुफ्त में। मैं दंग रह गया, मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं फंड, साइट इंस्पेक्शन और सरकारी ग्रांट की चिंता में सो नहीं पा रहा था, और सेरेना किसी मसीहा की तरह सामने आ गई। सच में? बिल्कुल। सेरेना प्लान की तरफ इशारा करती हैं। अगर यह फार्म कामयाब हुआ तो ये इस इलाके का प्रमाणित इको फार्मिंग मॉडल बनेगा, और मैं इसे अपने रिसर्च पेपर के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगी। हम दोनों का फायदा है। और सुनो, इस साल काउंटी में किसानों के लिए ग्रांट प्रोग्राम भी है। वहां इको फार्मिंग के लिए अलग से सब्सिडी भी मिलती है। तुम्हारा प्रोजेक्ट दोनों के लिए क्वालिफाई करता है। मैं फॉर्म भर दूंगी। तुम्हें कम से कम 1 लाख का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, साथ ही मुफ्त वैक्सीन और सुरक्षा के सामान भी। इस बात ने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। जमीन लीज पर लेने के बाद मेरे पास 45,000 बचे थे। मैंने सोचा था कि धीरे धीरे काम शुरू करूंगा, लेकिन इस लोन से मैं शुरू से ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकता हूं। उस दोपहर सेरेना और मैं 4 घंटे तक साइट पर डटे रहे। हमने हर एक बारीकी को पक्का कर लिया। कंस्ट्रक्शन प्लान, जल निकासी, सुरक्षा के नियम और मापों की एक एक बारीकी। सूरज ढलने पर सेरेना वापस शहर जाने लगी। जाने से पहले उसने कहा, कल मैं तुम्हें ग्रांट के दस्तावेज भेज दूंगी। अपना आईडी और लीज कॉन्ट्रैक्ट तैयार रखना। परसों मैं तुम्हें काउंटी ऑफिस ले जाऊंगी ताकि हम पेपर वर्क पूरा कर सकें। 1 हफ्ते में मंजूरी मिल गई। मैं उसका जितना शुक्रिया करूं कम है। मैं उसे जाते हुए देखता हूं, मेरा दिल आभार से भरा है। मेरा शुक्रिया मत करो, मुझे तुम्हारी काबिलियत और इस प्रोजेक्ट पर भरोसा है। वो हाथ हिलाती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। मैं वहीं खड़ा होकर उसके नोट्स वाला प्लान पकड़े हुए खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता हूं। विक्टर, तुम्हें लगा था कि यह फॉर्म छीनकर तुम मेरा करियर खत्म कर दोगे। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ हुनर नहीं है, अब मेरे पास सरकार की मदद और एक प्रोफेशनल पार्टनर भी है। जब तुम गांव में बड़े आदमी बनकर घूम रहे हो, मैं यहां दलदल में वो बीज बो रहा हूं जो तुम्हारी पूरी दुनिया तबाह कर देगा। उस रात मैंने माता पिता को ग्रांट के बारे में बताया। उनके चेहरे की चिंता आखिरकार दूर हो गई। माँ ने कहा, मार्कस, मुझे पता था तुम कर दिखाओगे। तुमने बहुत दुख झेले हैं। मैं खाना खा ही रहा था कि फोन बज उठा। विक्टर का फोन था। उसकी आवाज में जहरीला मजाक था। पागल, सुना है तुमने पशुपालन ऑफिस की कोई लड़की फंसा ली है। उसे अपना बेवकूफ मत बनने देना। औरतें भला सुअर पालना क्या जाने। मेरी सलाह मानो, वो दलदल वाली जमीन छोड़ो और मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हारी तनख्वाह 500 बढ़ा दूंगा, वरना साल के अंत तक सब गंवा दोगे। खाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। नहीं शुक्रिया विक्टर, मेरे फार्म की फिक्र तुम मत करो, अपने फार्म की चिंता करो। वसंत का मौसम है, कीड़े मकोड़े बहुत फैलते हैं। तुम्हारी सफाई का तरीका बहुत कच्चा है, कहीं तुम्हारे सारे सुअर मर ना जाएं। मैंने फोन काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसे शायद लग रहा है कि मैं उसे बद्दुआ दे रहा हूं, पर मैं सच कह रहा हूं। उसके फार्म का हर नियम मैंने बनाया था। मेरे जाने के बाद उसने लापरवाही शुरू कर दी। पैसे बचाने के लिए वो नकली और सस्ती वैक्सीन इस्तेमाल कर रहा है। वसंत की बीमारियां उसके लिए पहली मुसीबत होंगी। मुझे बस अपना काम करना है और उसे गड्ढे में गिरते देखना है। लालटेन त्योहार के बाद काउंटी की ग्रांट मिल गई। 1 लाख का ब्याज मुक्त लोन सीधे मेरे खाते में आ गया। पशुपालन विभाग से एक पूरी गाड़ी भरकर मुफ्त वैक्सीन और कीटाणुनाशक भी मिल गए। सेरेना अपनी बात की पक्की निकली। उसने सिर्फ पेपर वर्क ही पूरा नहीं किया, बल्कि सरकारी टीम को बुलाकर सबसे कम रेट पर शेड भी बनवा दिए। गांव वाले जमा होकर देखने लगे। वो उस बंजर दलदल को बदलते हुए देखने लगे। अब मजाक बंद हो चुका था। मैंने सोचा नहीं था कि यह दलदल कभी कुछ बन पाएगा। वो ड्रेनेज चैनल देखो, बिल्कुल सही बने हैं, विक्टर के फार्म से भी बेहतर। शायद ये लड़का वाकई कर दिखाए। ये बातें विक्टर तक भी पहुंची। वो चैन से नहीं बैठ सका। वो अपनी ऑडी में कई बार वहां आया, काले मुंह के साथ दूर खड़ा होकर बड़बड़ाता रहा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मुझे पता है वो बौखलाया हुआ है। वो डरा हुआ है कि मैं ये फार्म कामयाब बना लूंगा। डरा है कि मैं उसका बेस्ट फार्मर का ताज छीन लूंगा, और इस बात से भी कि गांव वालों को पता चल जाएगा कि उसका फार्म मेरे काम की वजह से ही चलता था। कुछ दिन बीत गए, फिर मुसीबत आ गई। उस रात टीम ने शेड की नींव और जमीन की लेयर तैयार की थी। सुबह कंक्रीट डलना था, लेकिन जब मैं पहुंचा तो गुस्से से मेरा खून खौल उठा। प्लास्टिक की शीट को कैंची से काटकर तार तार कर दिया गया था। ड्रेनेज चैनल मिट्टी और पत्थरों से भर दिए गए थे। रिजर्वायर पूरी तरह खाली कर दिया गया था। यह जानबूझकर किया गया था। कल जब हम गए थे सब बिल्कुल ठीक था। ताला तोड़ दिया गया था। सेरेना भी वहां पहुंची। वो बर्बादी को देखकर सन्न रह गई। उसकी भौहें तन गईं। यह बहुत बुरा हुआ। कोई नहीं चाहता कि यह फार्म तैयार हो।
विक्टर के अलावा और कौन हो सकता है?